जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। इरुटेरिया बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो जाके आप चेक कीजिएगा, इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और क्वेश्चन को जो है ना ध्यानपूर्वक देखिएगा और आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा और लास्ट में बताइए कि आप लोग का जो है ना कितना नंबर आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि परम शून्य ताप का मान जो है ना कितना होता है, बताइए। परम शून्य ताप का मान कितना होता है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, -273.15 क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मतलब जानी चाहिए। ये क्या है, बिल्कुल सही है। प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांति कोण से क्या अधिक होना चाहिए, ये भी क्या है, तो सही है। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से भौतिक राशियों में से किसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बताइए किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ताप का पड़ता है, घनत्व का पड़ता है और आर्द्रता का पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि सौर भट्ठी सोलर फ्यूरेंस में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो टॉर्च तथा सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और वाहनों के हेडलाइट में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और सेविंग दर्पण में क्या किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और दंत चिकित्सक द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन सभी में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है, बताइए। अगर अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम के किस क्रम में होती है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, पहले होगा गामा फिर बीटा क्या होगा, फिर अल्फा होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि गामा किरणों की भेदन क्षमता अत्यधिक होती है, वह आयतन क्षमता क्या होती है, न्यूनतम होती है। और अल्फा किरणें की भेदन क्षमता बहुत कम होती है, जबकि बीटा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा किरणों से क्या होती है, तो अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होता है, बताइए। लोलक की आवर्तकाल क्या होता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। क्या करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है करा एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र जीरो मतलब जीरो के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। करा एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस मतलब F1 और प्रकाशिक केंद्र जीरो के बीच मतलब शून्य के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी और क्या होगा, तो बड़ा होगा। क्या होगा, आभासी तथा क्या होगा, तो बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है, बताइए। कह रहा है अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, किरचॉफ्स के नियम से क्या है, संबंधित है। तो याद रखिएगा किरचॉफ्स के नियम के अनुसार अच्छे ऊष्मा अवशोषक
अच्छे ऊष्मा उत्सर्जक भी होते हैं। इस नियम के मुताबिक किसी भी तापमान पर किसी पिंड का अवशोषण गुणांक उसके उत्सर्जन गुणांक के क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन अपसारी विकास का उदाहरण है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन अपसारी विकास का उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, वेल और मानव के अग्रपात की क्या है, अस्थियां हैं। तो निम्नलिखित में से कौन अपसारी विकास का उदाहरण है, तो वेल और मानव के अग्रपात की क्या है, तो अस्थियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा स्कर्वी रोग। करा स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बोलेगा तो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। और इसका लक्षण का बात करें तो मसूड़ों से खून आना, घाव का ठीक से ना भरना आदि होता है। ठीक है। और विटामिन सी का स्रोत बोलेगा तो खट्टे रसदार फल जैसे क्या होता है, आंवला, संतरा, अंगूर और क्या है, टमाटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है, बताइए। करा कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है, बताइए कौन करता है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ऑक्सीटोसिन करता है। कौन करता है, तो ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे शरीर की चिकनी जो है ना, चिकनी पेशियों पर क्या कार्य करता है और तथा उनके संकुचन को क्या करता है, तो प्रेरित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा खुरदरी अंतरप्रदवी जलिका का कार्य क्या है, बताइए। खुरदरी अंतरप्रदवी जलिका का कार्य क्या है, बताइए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। बताइए नी कैप का क्या होगा, नी कैप का क्या होगा, बताइए। तो नी कैप का क्या होगा, तो पटेला होगा। क्या होगा, तो पटेला होगा। ठीक है। कॉलर बोन का क्या होगा, बताइए। कॉलर बोन का क्या होगा, तो कॉलर बोन का होगा क्या होगा, क्लेविकल होगा। क्या होगा, क्लेविकल होगा। ठीक है। कंधे की अस्थि का क्या होगा, बताइए। तो कंधे की अस्थि क्या होगा, स्कैपुला होगा। क्या होगा, स्कैपुला होगा। और ब्रेस्ट बोन का क्या होगा, तो ब्रेस्ट बोन का हो जाएगा स्टर्नम हो जाएगा। क्या होगा, स्टर्नम हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो CDBA। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, CDBA हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है, निम्न में से ऐसी कोशिका कौन सी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकाओं में वयस्क अथवा अवस्था में जो है ना केंद्रक नहीं पाया जाता है, निम्न में से कौन सी ऐसी कोशिका है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, लाल रुधिराणु है। क्या है, तो लाल रुधिराणु है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारबरा मैकिलटॉन्क किया। तो कौन किया, बारबरा मैकिलटॉन्क किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा रक्त कैंसर के इलाज में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, बताइए। रक्त कैंसर के इलाज में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कि रक्त कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, और ट्यूमर की पहचान में आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं, और रक्त के थक्के का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं, और ल्यूकेमिया के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। करा खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स को जो है ना, जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। अगर एरोपोनिक बोलेगा तो इसमें क्या होता है, तो हवा या नमी युक्त जो है, नमी युक्त वातावरण में मृदा के बिना पौधे का संवर्धन होता है। ठीक है। हर्पेटोलॉजी में क्या होता है, तो हर्पेटोलॉजी में उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन होता है, और पेडोलॉजी में क्या होता है, तो मृदा का अध्ययन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, बताइए। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है,
याद रखिएगा कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है और यह युद्ध परुष्णी मतलब रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास का जो है ना विजय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि पुष्मी शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। वह अंतिम मौर्य शासक कौन था बताइए। क्वेश्चन करा कि पुष्मी शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की, तो वह अंतिम मौर्य शासक कौन था बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन था? बिरदर था। कौन था? बिरदर था। ठीक है। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर जो है ना मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बिरदर था। कौन था? बिरदर था, जिसकी हत्या पुष्मी शुंग ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है करा किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती विनियमन अधिनियम 1829 लाया गया था बताइए। करा किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती विनियमन अधिनियम 1829 लाया गया था बताइए, क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? कौन था? बेंटिंग था। कौन था? बेंटिंग था। ठीक है। तो विलियम बेंटिंग ने 1829 में बंगाल में सती विनियमन अधिनियम लाया था और इस अधिनियम के धारा 17 के तहत विधवाओं को सती होने पर गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है करा टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर में किस वंश की स्थापना की गई थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर में किस वंश की स्थापना किया गया था। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वोडियार वंश का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को जो है ना कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा विद्रोह कब कब हुआ था। ठीक है, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? याद रखिएगा 1855 से जो है ना 1855 से 1856 के बीच हुआ था। ठीक है। और पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1772 से 82 के बीच हुआ था। ठीक है। और बेल्लौर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो बेल्लौर में सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में हुआ था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है। अब बैठा दीजिए कौन होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 3 4 1। तो याद रखिएगा कि पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो 1800 जो है ना मतलब सॉरी यहाँ पे क्या है, पहला संथाल विद्रोह है ना। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 के बीच हुआ था। और पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 82 के बीच हुआ था। और बेल्लौर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में हुआ था। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था कब? तो 1800 जो है ना 55 से 56 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ था बताइए। कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ था बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है। तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई, जिसमें दलित एवं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो है ना पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। और यह घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है ना लोथियल समिति की सिफारिश पर किया गया था। और 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसमें दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त किया गया। ठीक है। तथा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को नियुक्त किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 दिसंबर 1931 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है करा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी बताइए। करा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना किया गया था बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीवान-ए-मुफ्त राज का जो है ना स्थापना किया गया था। तो कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना किया गया था। तो दीवान-ए-मुफ्त खराज विभाग का स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है करा पृथ्वी राज रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी बताइए। पृथ्वी राज रासो की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाई के द्वारा किया गया था। तो पृथ्वी राज रासो की रचना चंद्रवरदाई के द्वारा किया गया था। और पृथ्वी राज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक क्या था, महाकाव्य था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया। और इसके रचयिता बोलेगा चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के जो है राजकवि थे, ठीक है। और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है बताइए। करा कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयन विनिमय का किसका प्रयोग करते हैं। तो आयन विनिमय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जल की अस्थायी कठोरता जल में क्लोराइड, करा कि अस्थायी कठोरता जल में क्लोराइड और सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम और कैल्शियम के घुलनशील लवणों के क्या उपस्थिति कारण होती है। और आयन विनिमय विधि को क्या करते हैं, जियोलाइट प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। आयन विनिमय विधि को जियोलाइट प्रक्रिया कहा जाता है। और आयन विनिमय विधि में रेजिन का उपयोग करके जल की अस्थायी कठोरता क्या करते हैं, तो दूर किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें गलत कौन सा है बताइए। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए, इसमें गलत कौन सा है बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि विरंजक चूर्ण शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, ये क्या है, तो सही है, याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, ये क्या है, सही है। और इसके बारे में कह रहा है यह रासायनिक उद्योगों में एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, ये भी क्या है, तो सही है। यह जो है ना रासायनिक उद्योग में एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। और विरंजक चूर्ण हल्के लाल रंग का पाउडर होता है, ये क्या है, तो गलत है। विरंजक चूर्ण हल्के लाल रंग का पाउडर होता है, ये क्या है, गलत है। याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण जो होता है ना, विरंजक चूर्ण जो होता है हल्के यहाँ पे लाल नहीं होगा, हल्के पीले रंग का क्या होता है, तो पाउडर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, हल्के पीले रंग का पाउडर होता है जो क्या होता है, जल में घुल जाता है और इसे क्लोरीन की तीक्ष्णता में क्या होती है, गंध होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को संक्रमित करने के लिए किया जाता है, ये क्या है, तो सही। इसमें गलत पूछा था, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है करानिन में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में जाना जाता है बताइए। करानिन में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में जाना जाता है बताइए, किसको जानते हैं। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मेथनॉल को जानते हैं। किसको जानते हैं, मेथनॉल को जानते हैं, ठीक है। तो मेथनॉल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। और मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल को जो है ना कास्ट अल्कोहल या वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र बोलेगा तो क्या होता है, CH3OH होता है, ठीक है। नेक्स्ट है करानिन में से बोरोक्स का सही संगठन कौन सा है बताइए। निम्न में से बोरोक्स का सही संगठन कौन सा है बताइए। निम्न में से बोरेक्स का सही संगठन कौन सा है बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, सोडियम बोरॉन ऑक्सीजन और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या बोला था कि निम्न में से बोरेक्स का सही संगठन कौन सा है, तो सोडियम बोरॉन ऑक्सीजन और क्या है, तो हाइड्रोजन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कराटेफ्लॉन। कराटेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक एकलक का बहुलक है बताइए। कराटेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। तो टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है, ठीक है। नेक्स्ट है करा लिथियम नाइट्रोजन बेरिलियम और ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या का सही क्रम क्या है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम, यहाँ पे कह रहा है लिथियम सोडियम बेरिलियम और ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या का सही क्रम क्या होगा बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम लिथियम बेरिलियम और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। सोडियम लिथियम बेरिलियम और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या है, परमाणु त्रिज्या का क्या है, तो सही क्रम है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या किसी निश्चित रासायनिक तत्व के परमाणु के आकार की क्या होती है, तो माप होती है। और परमाणु त्रिज्या नाभिक के केंद्र से परिबद्ध इलेक्ट्रॉन की सीमा तक क्या करती है, तो माप होती है, ठीक है। नेक्स्ट है करा एक से अधिक ठोस रूपांतरण में ठोस के अस्तित्व को किस रूप में जाना जाता है बताइए। करा एक से अधिक ठोस रूपांतरण में ठोस के अस्तित्व को किस रूप में जाना जाता है बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुरूपता के नाम से जो है ना जाना जाता है, ठीक है। बहुरूपता के रूप में जो है ना जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी पदार्थ के एक से ज़्यादा ठोस रूपांतरण में अस्तित्व को होना बहुरूपता कहलाता है। और बहुरूपता किसी यौगिक की दो या ज़्यादा क्रिस्टल संरचनाओं को भी कहते हैं, ठीक है। और ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में रूपांतरण को गलन कहते हैं।
और ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में रूपांतरण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है करा एल्कीन। करा एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण जिसकी उपस्थिति में किया जा सकता है, बताइए किसका किया जा सकता है, बताइए। करा एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जा सकता है, बताइए किसकी उपस्थिति में कर सकते हैं, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, निकल। क्या होगा, तो निकल होगा। ठीक है। तो एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जा सकता है, तो निकल की उपस्थिति में किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेरू में किया गया। कहाँ किया गया, पेरू में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है मान्यता दी गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई, बताइए किसको दिया गया है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को दिया। किसको दिया गया है, तो श्रीनगर को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, बताइए किस राज्य में किया गया, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा की गई, बताइए कितने डॉलर का देने की घोषणा किया गया, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना तो 10 लाख डॉलर देने की घोषणा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक जुलाई 2024 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था और यह पहला अवसर था जब भारत ने विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की और इस बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, और इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को 10 लाख डॉलर मतलब $1 मिलियन के अनुदान देने की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या जो है ना किस राज्य में, बताइए। कह रहा है कि भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कितनी है, तो 3907 है। कितना है, 3907 है। ठीक है, और याद रखिएगा कि सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व बोलेगा तो क्या है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व क्या कौन सा है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में कौन से स्थान पर है, बताइए। कह रहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में कौन सा स्थान पर है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर है। किस पे, चौथे स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 159वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, लद्दाख में किया है। कहाँ किया है, तो लद्दाख में किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है विश्व रेबीज दिवस वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 28 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 28 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, बताइए। कौन जीता है, कह रहा है नवंबर 2024 में किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, बताइए। कौन जीता है, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एल सुरती जीते हैं। कौन जीते हैं, एल सुरती जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा
कि चेन्नई की सुरती एल ने महिला विश्व चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत के ही किरत भंडाल को जो है ना 215-202 से हराकर अपने करियर में पहली बार महिला विश्व बिलियर्ड चैंपियन का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस राज्य में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, बताइए। किस राज्य में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, बताइए किस राज्य में किया गया है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, असम में किया गया। कहाँ किया गया, तो असम में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागशास्त्र फर्स्ट क्या है, बताइए। कह रहा है भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र जो है ना फर्स्ट क्या है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती क्या है, तो ड्रोन है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड है। कौन है, रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस 2024 की थीम विषय क्या थी, बताइए। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम विषय क्या है, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक एंड क्या है, प्लेनेट एंड प्लास्टिक है। क्या है, प्लेनेट एंड प्लास्टिक है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को जो है ना 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसका थीम क्या है, तो प्लेनेट एंड क्या है, तो प्लास्टिक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा ब्लू कार्बन। करा ब्लू कार्बन क्या है, बताइए। ब्लू कार्बन क्या है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित क्या है, तो कार्बन है। तो ब्लू कार्बन क्या है, तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित क्या है, तो कार्बन है। नेक्स्ट है कराए राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, बताइए। करा कि राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार इंगित करना है, बताइए क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। केरल, मिजोरम, गोवा और क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, केरल का बात करें कितना है, तो 94% है। कितना है, तो 94% है। मिजोरम का बात करें कितना है, तो 91.3% है। ठीक है, गोवा का बात करें तो गोवा कितना है, तो गोवा का कितना है, तो 88.7% है। और त्रिपुरा का बात करें त्रिपुरा कितना है, त्रिपुरा का 87 पॉइंट कितना है, तो 2% है। ठीक है, याद रखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, केरल, मिजोरम, गोवा और क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि इस निम्नलिखित में से सही को मिलान कीजिए। यहाँ पे स्थान में क्या है, तो खनिज क्षेत्र दिया हुआ है और यहाँ पे राज्य है। कौन सा खनिज क्षेत्र किस राज्य में है, इसके बारे में बताना है, बताइए। बेलाडीला में जो है ना कौन सा, मतलब कौन सा किसका है, बताइए। बेलाडीला में किस राज्य का है, बताइए, खनिज क्षेत्र है, बताइए। बेलाडीला में किस राज्य का है, तो छत्तीसगढ़ का है। किसका है, छत्तीसगढ़ का है। किसका है, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, केयोंझर में किसका है, बताइए। केयोंझर में किसका है, बताइए। तो केयोंझर में किसका है, तो याद रखिए किसका है, तो उड़ीसा का है। किसका, उड़ीसा है। ठीक है, और बालाघाट में किस राज्य का है, बताइए। बालाघाट में किस राज्य का है, तो बालाघाट में किस राज्य का है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और कुद्रेमुख किस राज्य का है, तो कर्नाटक का है। ठीक है, तो उड़ीसा में कौन सा खनिज क्षेत्र है, तो याद रखिए उड़ीसा में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, केयोंझर हो जाएगा। कर्नाटक में बोलेगा तो कुद्रेमुख हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में बोलेगा तो बेलाडीला हो जाएगा। और याद रखिए कि मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगा, तो बालाघाट हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य शामिल होते हैं, बताइए। क्वेश्चन करा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है ना शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। करें निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटनाशक नहीं है लेकिन कागज है, भोजन एवं पादक अवशिष्ट है और काष्ठ एवं क्या है, सेलुलोज है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पत्तियों का सही क्रम है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पत्तियों का सही क्रम है, बताइए कौन है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, मिट्टी तैयार करना, बुआई और क्या है, सिंचाई, उसके बाद क्या है, तो कटाई है। तो अभी क्वेश्चन करा है कौन सा कृषि पत्तियों का सही क्रम है, तो पहले मिट्टी तैयार करना, उसके बाद क्या होगा, बुआई होगा, उसके बाद सिंचाई होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर कटाई होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत की गई, बताइए। करा किस मंत्रालय के द्वारा उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत किया गया, बताइए किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म एवं क्या है लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। ठीक है, तो करा किस मंत्रालय के द्वारा उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत किया गया, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है करा वॉली स्मैश, वॉली स्मैश एवं सर्विस शब्द किस खेल से शब्दावली है, बताइए। करा वॉली स्मैश एवं सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए लॉन टेनिस है। किससे, तो लॉन टेनिस से। ठीक है, स्मैश, वॉली और फॉल्ट यूज सर्विस किसे है, तो लॉन टेनिस से है। बंकर, चक्कर, मैलेट, चुक्का, एंगल शॉट बोलेगा किससे है, तो पोलो से है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णन किया गया है, निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, बताइए। धन विधेयक में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, बताइए। किसको सम्मिलित करते हैं, बताइए। इसमें किसको सम्मिलित करते हैं, करारोपण को भी सम्मिलित किया जाता है, सरकारी व्यय को भी सम्मिलित किया जाता है, और भारत की समेकित और आकस्मिक निधि को भी सम्मिलित किया जाता है, और संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनिमय को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 चारों को जो है ना सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा सही है, बताइए। करा उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है करा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बढ़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है, बताइए। करा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बढ़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है, बताइए। कौन सही नहीं है, तो देखिए पहला कारक कि समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, ये क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है कारक उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांश भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, ये क्या है, तो गलत है। समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए, ये क्या है, सही है। और गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है, ये भी क्या है, तो सही। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा 61 का, इसमें क्या है, बी क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है, बताइए। ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, पवन वेग का है। किसका है, तो पवन वेग का है। ठीक है, ब्यूफोर्ट स्केल किसका है, तो पवन वेग का है। और साइक्लोमीटर किसका है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता का है। हिमपात किसका है, तो स्नो गेज का है। और वायु वेग मापी किसका है, पवन की दिशा का है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है, बताइए। कह निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर का है। किसका, अटलांटिक महासागर का है। नेक्स्ट है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य में किया है। किसमें किया गया, मूल कर्तव्य में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। सूची 1 में क्या है, तो कोयला खनन क्षेत्र है, और सूची 2 में क्या है, तो राज्य है। कौन सा जो है ना कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में, इसके बारे में बताना है। बताइए सिंगरेनी का किस राज्य में, बताइए। सिंगरेनी जो कोयला खनन क्षेत्र है किस राज्य में, बताइए। तो सिंगरेनी कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना। कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, ईब नदी घाटी किस राज्य में है, बताइए। ईब नदी घाटी किस राज्य में, तो उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में। ठीक है, और कर्णपुरा बोलेगा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में है, तो कर्णपुरा बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, झारखंड में। और सोहागपुर खनन क्षेत्र कहाँ है, बताइए। सोहागपुर कोयला खनन क्षेत्र कहाँ है, बताइए। ये कहाँ हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है, बताइए। क्या होगा, तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट किसका कैंद्रित रूप है, बताइए। क्वार्टजाइट किसका कैंद्रित रूप है, बताइए। किसका है, तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलुआ पत्थर का है। किसका है, तो बलुआ पत्थर का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बताइए। कौन नहीं है, तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुट निरपेक्ष का नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का है। देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना है,
और एक दूसरे के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप ना करना ये भी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो गुट निरपेक्ष नहीं है। क्या है, तो गुट निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अप्रैल 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील नामक जो है ना एक समझौता किया गया था, और इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या क्या थे, तो एक दूसरे के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप ना करना, एक दूसरे देश पर आक्रमण ना करना, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना, और आपसी सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, और देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। ये सब जो है सिद्धांत था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह राज्य कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह राज्य कौन सा है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, फिर झारखंड है, उसके बाद कौन सा है, तो उड़ीसा है। ठीक है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में कितना है, तो 29 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो 6 है। कितना है, तो 6 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें कितना है, आरक्षित है, तो 6 है। कितना है, तो 6 है। और लोकसभा में कितना है, तो 29 है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से व्यक्ति 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे, बताइए कौन नहीं थे। निम्न में से कौन से व्यक्ति 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे, बताइए कौन नहीं थे। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, लेकिन हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली थे, के.एम. पनिकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पुरस्कार दिया, यहाँ पे संबंधित क्षेत्र है, कौन सा पुरस्कार का संबंधित किस क्षेत्र से है, इसके बारे में बताना है। बताइए। देखिए, पहला कह रहा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, बताइए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो एक का क्या हो जाएगा, तो विज्ञान, बी हो जाएगा, विज्ञान से। किससे, तो विज्ञान से है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है, तो एक मिनट, विज्ञान से है ना, विज्ञान से होगा। क्या होगा, विज्ञान से हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, मानबुकर पुरस्कार का संबंध किससे है, तो मानबुकर पुरस्कार का संबंध किससे है, तो साहित्य से है। और ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे, तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे, संगीत से है। और एमी अवार्ड का संबंध किससे, टेलीविजन से। तो याद रखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे, तो विज्ञान से है। और मानबुकर पुरस्कार का संबंध किससे, तो साहित्य से है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे, तो संगीत से है। एमी अवार्ड का संबंध किससे, तो टेलीविजन से है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए, बी, डी, सी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी देश ओपेक का अंग या सदस्य है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी देश ओपेक का जो है ना अंग सदस्य है, बताइए कौन है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला है। कौन है, वेनेजुएला है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी, बताइए। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तित रहेगी। क्या रहेगी, अपवर्तित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से दर से संबंधित है, बताइए। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, बताइए क्या होगा, बताइए। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, हिंदू वृद्धि दर जो है ना एक शब्द है जिसका उपयोग लंबे समय तक भारत की आर्थिक विकास की कम दर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल पहली बार 1978 में दिवंगत अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्णा ने उदारीकरण से पहले के युग में जो है ना आर्थिक विकास की दर का उल्लेख करने के लिए किया था। ठीक है, याद रखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्षेत्र क्रियाकलाप के लिए अंतर्गत आता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, बताइए कौन आता है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विपणन। क्या होगा, तो विपणन होगा। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी इसका जो है ना मैथ जितने भी दिया हुआ है 50 रीजनिंग और 25 मैथ सारा का जो है ना PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। उसमें जो है ना 19,000 प्लस मेंबर, वहाँ पर जो है ना आपको सारा देखिए सारा जो है ना पूरा PDF मिल जाएगा मैथ रीजनिंग का। और इसके बाद जो है इसके साथ में जो है ना आपका डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको सारा PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए सारा जो है ना बना लीजिएगा। और सारा अगर मैथ नहीं बनेगा तो इससे जो है ना उसका जो डिटेल दिया रहता है उससे हेल्प ले लीजिएगा। ये सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा। इसके पहले जितने भी क्लास करवाए हैं सारा का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा
और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सभी के लिए जो है ना इतना मेहनत किया जाता है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिए और हर ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।